केवल मैं ही नहीं, अब तक जितनी भी महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन मिला है वो लड़के मिला है। तो मेरी माँ ने 3 साल में मुझे जो मिलिट्री की वर्दी पहनाई थी, तब तो महिला अधिकारी आती भी नहीं थी। और कई सालों के बाद मैंने जब इंडियन एयरफोर्स की वर्दी पहनी, और जिस दिन पहनी तब मेरी माँ मेरी आंखों के सामने नहीं थी। हमारे से आगे एक बैच था जिसमें विंग कमांडर अनुपमा जोशी सबसे पहले हाईकोर्ट गई, और उनके साथ साथ एक स्क्वाड्रन लीडर रुखसा नाहक थी। इन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि जब हमें 1991 के पॉलिसी लेटर में आपने कहा था कि पेंशनेबल सेवा का विकल्प देंगे, तो अब आपने अचानक कैसे, हमारी जब सेवा शुरू हो चुकी है और हम अंत तक पहुंच रहे हैं, तब आपने हमको इस तरह से क्यों बाहर जाने का रास्ता दिखाया। मुझे तो जैसे वायुसेना अध्यक्ष का प्रशंसा पत्र और मेडल मिला, उससे पहले कमान अधिकारी का मिला, उससे पहले बेस्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट ग्रुप की ट्रॉफी मिली। नमस्कार साथियों, मैं आपकी दोस्त, आपकी पॉडकास्टर, आपकी लाइफ कोच, और आप मुझे बुलाते हैं, आपके साथ बहुत सारी बातें करती हूँ, तो स्पीकर भी। आज एक बहुत खूबसूरत बातचीत के साथ फिर आपके सामने हूँ, और आज मदर्स डे है, तो हम बात करने वाले हैं पहले एक माँ से और उसके बाद एक विंग कमांडर से। आपको दोनों रोल में से कौन सा रोल पसंद आता है और किसको आप आगे ले जाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको पता है मेरी बात की बात निकलती है तो दूर तक जाती है। जो बात जहाँ तक पहुँचाने के लायक लगे उसे वहाँ तक पहुँचाइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सब स्क्रीन की दुनिया में रहते हैं, तो आपसी बातचीत थोड़ी कम हो गई है। लेकिन जिम्मेदारी है हमारी कि जो बातें आपसी होती हैं, जो बातें इंसानों के बीच में होनी चाहिए, वो इंसानों तक ले जाने की जवाबदारी भी आपकी है। आज हमारे बीच में है हमारी साथी, एक सैनिक बैकग्राउंड से आती हैं, विंग कमांडर रही हैं, लेकिन जब इनकी सेवा नौसेना से ख़त्म हो गई तो इन्होंने एक नया रास्ता चुना, समाज सेवा का, और सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह काम कर रही हैं। वर्तमान में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवक्ता हैं। तो आज उनका पहला रूप हम देखेंगे माँ का, दूसरा एक बेटी का, तीसरा विंग कमांडर का, और चौथा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का। इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम सब आजकल स्क्रीन के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ रहें और मिलके बहुत सारे लोगों से बात करें। तो अनुमा जी, आपका स्वागत करते हुए शुरुआत करूंगी कि एज अ मदर, एज अ डॉटर, कौन सा रोल आपके सबसे करीब है और क्यों? क्योंकि आज जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे है। माँ का दिन एक नहीं होता साथियों, 365 दिन माँ के होते हैं, एक एक मिनट माँ का होता है। और कहते हैं ना कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता था, इसलिए उसने माँ बना दी। मेरी अपनी माँ को आज का पॉडकास्ट समर्पित करती हूँ, अनुमा जी की माँ को आज का पॉडकास्ट समर्पित करती हूँ, और हम दोनों मिलकर आप सबकी प्रिय माँ जो आज आपके साथ है, उन सबको साधुवाद देते हैं, बहुत लंबा जिए, और ये भी डिस्कस करेंगे कि हम अपनी माँ के लिए क्या कर सकते हैं, जो आज तक सिर्फ सोचा है, किया नहीं। सोचिएगा मत, कर जाइएगा, क्योंकि पता नहीं कल की सुबह आप देख पाए ना देख पाए, आपकी माँ देख पाए ना देख पाए। तो अगर दोनों अभी साथ हैं, ये साथ आज जितना अच्छे से जी सकते हैं, जी लीजिए। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। अनुमा जी, आपकी बारी। बहुत शुक्रिया मनीषा जी, और आपके सारे दर्शकों को जो आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। आज मदर्स डे है, हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आपका सवाल कि माँ का रोल या बेटी का रोल, मैं समझती हूँ कि दोनों ही रोल जो हैं उसमें मैंने बहुत एंजॉय किया है। माँ का रोल तो अभी कुछ समय पहले शुरू हुआ, यानी कि 2 दशक पहले शुरू हुआ, और एक बेटा, जो चूंकि मैं फौज में थी तो कुछ ऐसा हुआ कि हमें महिला अधिकारियों को डबल प्रमाणित करना पड़ता है, इसलिए हमको उस दौरान जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब भी रिलैक्सेशन करने की, एक तो हम सोचते हैं कि हम ना करें, जिससे लोग ये उंगली ना उठाएं, ओहो महिला अधिकारी है ये तो फिर 6-7 महीने के लिए रिटर्न ऑफ हो गई। तो वो एक चीज बचाने के लिए मैंने अपने प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टी भी नहीं ली, आराम भी नहीं किया, और हम लगभग 12 घंटे काम करते हैं सेनाओं में। तो ऐसा होता था कि दोपहर के काम करते समय मैं पीटी किट में होती थी और हम लोगों को काम करना ही पड़ता था। आगे चल के इसका दुष्परिणाम हुआ कि मेरा
डॉक्टर्स ने 8th मंथ में बताया कि प्लेसेंटा कैल्सिफाइड है और इसलिए मुझे अर्ली डिलीवरी के लिए, ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो तब मुझे पता चला कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि माँ को रिलैक्स करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, तो आप कितने भी जोश में क्यों ना हो, पर अगली पीढ़ी के लिए जो आप जिसे जन्म देने वाले हैं उसके लिए एक जिम्मेदारी होती है। तो बहरहाल मेरा जब सर्जरी हुई, मेरा बेटा सिर्फ 1.5 केजी का था, यानी कि लगभग 3.5 पाउंड का, बहुत दुबला पतला। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि जब तक वो 2 केजीज का नहीं होगा वो मुझे हॉस्पिटल में रखेंगे। तो ये एक बात थी कि उस समय डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप हर 2 घंटे में फीड करिए, जो मैंने किया। और 15 दिन में बेटे का जो बर्थ वेट था उससे उसका वजन बढ़ा, और उसके बाद फिर उसके खाने में बहुत ध्यान रखा। तो इस तरह से जो मदर होने की शुरुआत चैलेंजेस से हुई, लेकिन बेटा ऐसा रहा कि उसने हर तरह से, वो बड़ा अडेप्टेबल लड़का रहा। एक तो घर में दादा दादी साथ रहते थे, उसके कारण वो लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील रहा। उन दादा को भी पकड़ के सीढ़ी उतारना, यहाँ से लेकर शुरुआती दौर में उसने कुछ मॉडलिंग की तो दादा दादी उसको स्टूडियो तक लेकर जाते थे बॉम्बे में। तो इस तरह से, और फिर बाद में जब वो स्कूल में आया, अपने आप हमने देखा नैसर्गिक तरीके से उसको म्यूजिक का शौक था। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम औसत समझ लीजिए गाते हैं। हमारी शादी का एक मुख्य कारण ही गाना गाते गाते मिलना हुआ था। तो बेटे में वो जब नैसर्गिक गुण देखा तो मुझे ईश्वर के ऊपर बड़ी आस्था हो आई, एक बार फिर हो आई कि मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि हमारे बेटे को थोड़ा सरगम का एहसास हो, और फिर आगे चल के वो, तो जो माँ का रोल है वो भी मैंने बहुत आनंद में उठाया। और बेटी होने का रोल, जो मेरी माँ थी, मैं समझती हूँ 66 के दशक में उन्होंने यही इंदौर से बीए और एलएलबी किया था लॉ कॉलेज से। जब उनकी शादी हुई तो वो जिस घर में पहुंची, वहां उनको मेरे पिता के भाई बहन मिले। तो माँ अकेली संतान थी अपने पेरेंट्स की, और जब उनको वो भाई बहन मिले तो उस नए रोल में बहुत अच्छी घुल मिल गई। उनका सब लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि तो वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उन दाल बाटी तो बढ़िया बनाती ही थी, पूरन पोली बहुत अच्छी बनाती थी। मतलब इंदौर के लोग जैसे होते हैं वैसा उनका नेचर था, बहुत मधुर भाषी। लेकिन आगे चल के चूंकि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद हम अभी तो मध्य प्रदेश में नहीं है, बिलासपुर में हमने अपना ज्यादा समय बिताया, जो कि जहाँ मैंने अपनी स्कूली एजुकेशन की। उसके बाद हम शहडोल की तरफ आए, तो वहाँ एक बार उनका ब्लड प्रेशर काफी हाई था। उनको एक इंजेक्शन दिया था डॉक्टर ने कि ये ब्लड प्रेशर नीचे आना चाहिए, और उसी रात को वॉशरूम जाते समय उनको, वो गिरी कहीं पर, शायद उनको जो एक तरह की तंद्रा होती है उसके कारण, और उनका सिर टकराया एक हमारी सनमाइका की ऑफिस टेबल से। उनको सिर में गहरी चोट आई, उनको 24 टांके लगे। उसके बाद माँ 1 महीने के बाद जब वो उनकी चोट भरी, तब तक हमने देखा कि उस बहुत हाई बीपी के कारण, जिसमें ब्रेन हेमरेज हो सकता था जैसा डॉक्टर ने बताया, लेकिन वो नहीं हुआ, और सिर में गहरी चोट आई तो उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम शुरू हुई, जिसका नाम न्यूमिक डिप्रेसिव साइकोसिस है। शुरुआती दौर में वो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन माँ को ऐसे होता था कि जिस समय ये बीमारी का दौर होता था तो वो करीब 5 से 6 महीने काफी डिप्रेस्ड रहती थी। नहाने वगैरह जाने में उनका मन नहीं करता था, और अपने आप को साफ रखने का मन नहीं करता था। जाती थी आदतन, जो हमारे इतने सालों की आदत होती है उससे वो सब करती थी, लेकिन हर चीज में एक तरह की उदासीनता होती थी। और फिर बीच में वो 2-3 महीने का बड़ा अच्छा समय होता था, और उसके बाद के जो 3-4 महीने थे काफी अग्रेसिव उनका बिहेवियर होता था, जिसमें बाहर वाले को नहीं समझ में आएगा, लेकिन घर के लोग जानते थे कि वो ऐसी नहीं थी। तो इसके 2-3 साइकिल जब हुए और उनका इलाज चलने लगा, उसके बाद मेरे पिता ने भोपाल ट्रांसफर लिया। भोपाल चूंकि बहुत लोग वहां हैं, सारे सरकारी कर्मचारी वहां होते हैं, तो वहां आप अपने घर पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो पिता का ज्यादा ध्यान थोड़ा ऑफिस की तरफ गया, एक तो नई जगह थी, हम माँ का ध्यान रखते थे। लेकिन इसी दौरान हमारे साथ कुछ एक घटनाएं होती चली गई। एक तो मेरे नाना जी का देहांत हुआ, और उसके बाद उस दिन मेरा जन्मदिन था। नाना जी के देहांत के कुछ दिनों के बाद माँ, उस समय डिप्रेशन का फेज चल रहा था, डिप्रेसिव साइकोसिस का,
और वो हमको रोज, हम उनसे पूछते थे आप दवाई खा रही हैं, और हम देखते भी थे तो रैपर्स हम हमेशा देखते थे, खाली रैपर्स, लेकिन शायद वो दवाइयाँ खाती नहीं थी, हमें ऐसा लगा बाद में। तो चूंकि नाना जी का सारा कुछ हॉस्पिटल हम, मैं और मेरे बाबा ही देख रहे थे, फादर, तो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान माँ पर उस तरफ नहीं दे पाए थे। और नाना जी की मृत्यु के बाद हमारा ध्यान पूरी तरह माँ के ही ऊपर था। माँ ने कहा कि तुम्हारा बर्थडे बहुत दिनों से नहीं मनाया है, 3 एक साल हो गए हैं, जाओ अपने 2 3 दोस्तों को बुलाओ। और मैं जब बाजार गई और दोस्तों को बुला के कुछ मिठाई लेकर आई जैसा माँ ने कहा था, तो माँ घर पे नहीं थी। और फिर मैं, पिता जो कि ऑफिस में थे, दोनों छोटी बहनें स्कूल में थी, तो मैंने पिता को जाके बताया, हमने पुलिस में एफआईआर लिखवाई, क्योंकि माँ इस तरह से कहीं जाती नहीं थी, बहुत जिम्मेदार महिला थी। उसके बाद का 1 साल हमारा, पिता ने 2500 राज्यों के नक्शे घर पे लाकर रखे। हमारा एक काम होता था, करीब 50-60 हजार पैम्फलेट्स छपवाए माँ के हुलिया की जानकारी देते हुए। और उसका हमारा ये काम होता था कि हम लोग जब अपने कॉलेज से या स्कूल से आते थे, तो हर व्यक्ति एक एक राज्य का नक्शा देखकर हर शहर में जीआरपी पर, और वहाँ के सिटी कोतवाली में और सिटी हॉस्पिटल में हम एक लिखकर उनका एक बना के भेजते थे। हमारा पोस्टल खर्चा उस समय मेरे पिता की तनख्वाह से ज्यादा था, सारी सेविंग उसमें जा रही थी। साल भर तक ये सारी मेहनतें हमने की, पता नहीं किन किन शहरों में ढूंढा, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद पिता का असामयिक देहांत हो गया। उनका एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कुछ गलत मेडिसिन दे दी, पर हम इस स्थिति में नहीं थे कि उस पिता की गलत मौत को भी हम चैलेंज कर पाते, क्योंकि पिता के जाने के बाद हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं था। तो माँ के रूप में जो मुझे मिली थी, वो बहुत ही, मैं समझती हूँ अपने समय से 50 साल आगे की एक महिला, और जिन्हें मैं बहुत प्यार करती थी, जो हिंदी इतनी अच्छी लिखती थी कि आज भी मैं फख्र से कहती हूँ कि हिंदी में मात्रा की एक भी गलती आज तक नहीं की है मैंने पिछले 5 दशकों में। तो मेरी माँ को मैं बहुत प्यार से याद करती हूँ। नहीं जानती वो आज हैं कि नहीं है, लेकिन ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर ईश्वर ने मुझे कभी एक मुराद पूरी करने को कहा, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मेरे माँ के साथ आखिर हुआ क्या। तो ये एक चीज है। तो मदर्स डे के दिन उन्हें इसलिए और भी याद कर रही हूँ कि आज मैं जो हूँ, जब मैं 3 साल की थी, मेरी माँ ने मेरे लिए एक मिलिट्री की यूनिफॉर्म खरीदी थी, और उसमें मेरा एक फोटो है। तो जैसा कि लोग कहते हैं, आपने कहा ईश्वर हर जगह नहीं होता, इसलिए वो माँ बनाता है। तो मैं समझती हूँ कि माँ जो होती है वो बहुत आगे का भविष्य देखती है। तो मेरी माँ ने 3 साल में मुझे जो मिलिट्री की वर्दी पहनाई थी, तब तो महिला अधिकारी आती भी नहीं थी, और कई सालों के बाद मैंने जब इंडियन एयरफोर्स की वर्दी पहनी, और जिस दिन पहनी तब मेरी माँ मेरी आंखों के सामने नहीं थी। तो ऐसी विडंबनाओं से जीवन काफी भरा हुआ है। कहते हैं ना, ईश्वर को सब पता होता है, वैसे ही माँ को भी सब पता होता है। आप उसे कितना भी कुछ छुपा लें, वो बोलती नहीं है, लेकिन वो जानती है कि वो बच्चा कैसा है। तो आपको अगर ये लगता हो एक बच्चे की तरह कि अब मम्मी को ये नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे, मत चिंता करिए, वो सब जान जाएगी। 3 साल की उम्र में उन्हें पता था कि अनुमा सेना में जाने वाली हैं, और उन्होंने वो पहले से बता दिया था। और मदर्स डे के दिन मैं खुद अपनी, जैसे इन्होंने बताया कि ये चाहती हैं कि पता चले कि इनकी माँ के साथ क्या हुआ। आपकी और हमारी माँ अभी हमारे साथ है, आपको पता होना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। मैं आज आप सबके साथ अपनी माँ को धन्यवाद देती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ, और अपने दोनों बच्चों को धन्यवाद देती हूँ मुझे एक माँ बनने का मौका देने के लिए। और अपनी माँ से ये कहना चाहूँगी कि माँ, बहुत बार हमने आपसे बहस की होगी, आपसे लड़ाई की होगी, आपको जवाब दिए होंगे, पर बहुत सारी चीज़ें हम तब समझ पाए जब हम खुद माँ बने। बिल्कुल और इसीलिए हम ये भी समझ पाए कि जब हमारे बच्चे किसी बात को नहीं समझ पाते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये इसको तब समझेंगे जब ये खुद माँ बाबा बनेंगे। आप सबसे निवेदन है, जैसे इन्होंने बताया कि एक बार वो गिर गई थी, और गिरने के कारण कुछ ऐसी मेंटल प्रॉब्लम हुई थी जिसमें शायद वो घर से निकली तो वो भूल गई, वो बताना किसी को भूल गई कि मैं कहाँ से आई हूँ या कौन मेरा परिवार है, ऐसा कुछ हुआ होगा। साथियों, आजकल बहुत सारे मेंटल इश्यूज होते हैं। यदि आपके पेरेंट्स में, आपकी माँ के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा चिड़चिड़ करती हैं, ये भूल जाती हैं, ये बेवजह कुछ भी बोलने लगती हैं, उसको बिल्कुल सीरियस लीजिए। उनको कुछ मानसिक समस्या हो सकती है, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, माँ है तो सब कुछ है। अनुमा जी, जब आप 3 साल की थी तब एक फ़ोटो खींच दिया था कि विंग कमांडर बन गए, लेकिन हम जब
स्कूलिंग ख़त्म करते हैं या कॉलेज में जाने वाले होते हैं, तब हम ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं या तय करते हैं। आपके अनकॉन्शियस में शायद कहीं होगा वो वर्दी जो बचपन में पहनाई गई होगी, लेकिन कैसे तय किया आपने कि सेना में जाना है? और अब जितने साल पुरानी हम बात कर रहे हैं, तब तो महिलाएँ सेना में जाती ही नहीं थीं। तो ये कैसे तय किया आपने कि मुझे सेना में जाना है, और कैसे आस-पास से कोई मुश्किल नहीं हुई? जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने अपनी माँ को खोया और पिता को भी बाद में खोया। तो हम 3 बहनें थे, भाई तो कोई था नहीं, तो मैं सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी वाली मुझसे 5 साल छोटी थी और सबसे छोटी वाली उस दौरान सिर्फ़ 8 साल की थी, वो मुझसे लगभग साढ़े 12 साल छोटी है। तो उस समय सबसे पहली चीज़ थी कि हम रोटी कैसे कमाएँ? सबसे पहला सवाल दाल-रोटी का था। तो चूँकि मेरे पिता एक शासकीय अधिकारी थे, तो मुझे उनके विभाग में 8 महीनों की जद्दोजहद के बाद एक असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर का जॉब मैंने किया, जो कि भोपाल का सतपुड़ा भवन था। वहाँ का माहौल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, 2 कारणों से। एक, मैं काफ़ी यंग थी, तो बहुत लोग मुझे सोचते थे कि इसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और अभी तक तो ये हमारे अधिकारी की लड़की थी, अब तो ये हमारी कलीग है। तो एक तो उस तरह के नज़रिए से। दूसरा नज़रिया उन लोगों का था जिनको इस बात से तकलीफ थी कि मेरे पिता के मृत्यु हो जाने के बाद मुझे सरकारी नौकरी मिली है। वो मुझसे ये तक कहते थे कि आजकल सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तब तक नहीं मिलती जब तक किसी के पिता की डेथ ना हो जाए। तो ये क्रूर समाज जब मैंने देखा, तो मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आई कि वो तो मुझे पहले से ही मालूम था कि ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। मेरा डेस्टिनेशन शायद इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज़ मैं मानती थी, या मैं उस समय आशा गोपाल और कंचन चौधरी से बहुत प्रभावित थी। एक उड़ान नाम का सीरियल आता था, तो कविता चौधरी ने उसमें काम किया था। तो मैं सोचती थी कि मैं पुलिस की सेवा में जाऊँगी, मतलब मुझे यूनिफ़ॉर्म वाली किसी भी सर्विस का क्रेज़ बचपन से था, लेकिन आर्म्ड फ़ोर्सेस में रास्ता नहीं था। तो इधर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती रही और उसी दौरान मैंने एमफिल भी किया बायोकेमिस्ट्री में। एट द सेम टाइम मैंने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, इंक्लूडिंग असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और आईएफएस के लिए भरा। आईएफएस में कभी नहीं दे पाई, यूपीएससी से जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम था, क्योंकि जब मैंने असिस्टेंट कंजर्वेटर के लिए भरा तो मेरा रिटन एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू की डेट आने के पहले, तब तक तो फिर मैं, काफ़ी लंबा होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन की प्रक्रिया लंबी होती है। बहरहाल, चूंकि पिता के जाने के बाद और मेरी तनख्वाह बहुत कम होने के कारण घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। तो एक तरफ तो जहाँ मैंने अपनी बहनों के स्कूल की फीस की माफ़ी के लिए चिट्ठियाँ लिखी और फिर फाइनली हुआ, दूसरी तरफ मैंने ऑल इंडिया रेडियो में कम से कम 1 महीने में 6 युववाणी प्रोग्राम किए। तो हर प्रोग्राम के 150 रुपए मिलते थे और उससे मैं अपनी बहनों को कम से कम पूरे महीने में 1 फिल्म जरूर दिखाती थी और हम एक बार इंडियन कॉफी हाउस में कुछ ना कुछ खाने पीने जाते थे। तो वो दौर था जब मैंने इंडियन एयरफोर्स का एड ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में बैठे बैठे एक न्यूज़पेपर से कुछ खंगालते हुए देखा। और जब मैंने देखा, उस पर लिखा था कि ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स इन द फर्स्ट बैच, इट इज अ सर्विस वेयर योर एस्पिरेशंस फाइंड सेटिस्फैक्शन। वो टैगलाइन मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं घर आई और मैंने सबसे पहले कंप्यूटर पे, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोग्रामर थी, तो मैंने उसका फॉर्म जनरेट किया और फिर मैंने वो फॉर्म भरा। मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मेरी सारी शिक्षा जो है वो अधिकांश, मैं समझ सकती हूँ, कह सकती हूँ कि 9 साल मैंने सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाई की है, तो हिंदी माध्यम से हुई थी। और जो मैंने कॉलेज में पढ़ाई की थी वो ज़रूर, मतलब पीजी जो मैंने किया था, एमएससी, वो ज़रूर इंग्लिश मीडियम से थी। तो मुझे हमेशा एक संशय था कि मैं भाषा के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं कमांड नहीं है, और क्या मैं इंडियन एयरफोर्स में सेलेक्ट हो पाऊंगी। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ थी कि नहीं, दिस इज़ द प्लेस विच इज़ मेंट फॉर यू। तो मैंने रिनी साइमन, उस समय एक अच्छी अनाउंसर होती थी, उनको, उनके न्यूज़ चैनल को देखना, और वर्ल्ड दिस वीक तो हम देखते ही थे सारे के सारे जनरल नॉलेज के लिए। ये सारे प्रोग्राम्स दूरदर्शन के देखना शुरू किए, रिनी साइमन की तरफ बोलने की कोशिश की, अपनी बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री की किताबों को मैंने उस तरह से पढ़ना शुरू किया जिससे हमारा जो डिक्शन का प्रॉब्लम होता है, खास तौर पे मध्य प्रदेश में होता है कि हमारा जो फोनेटिक्स है वो बड़ा गड़बड़ होता है, ए को ए को ए बोलते हैं हम। तो उस सब को मैंने ठीक किया उस 1 महीने के दौरान, और लगातार उसमें मैंने प्रैक्टिस की बोलने की,
और फिर मुझे ये लगा कि अगर ये मेरे अंदर दम है कि मैं अपनी बात कह सकती हूँ, तो ये इसमें मैं ज़रूर सेलेक्ट हो जाऊँगी। फिर उसका एग्ज़ाम लिखा, मेरा रिकमेंडेशन हुआ, लेकिन क्योंकि परिवार से कोई भी फौज में नहीं था, तो मैंने रिकमेंडेशन को अपना सिलेक्शन समझ लिया और थोड़ा-सा ऐंठ आ गई थी कि अब तो मैं इस बेकार ऑफ़िस में कभी नहीं जाऊँगी। देखिए, बेकार क्यों कह रही हूँ मैं, जिस ऑफ़िस ने मुझे उस समय दाल-रोटी दी, मैं उसे बेकार नहीं कह सकती, लेकिन जो माहौल था, वो मुझे बहुत डराता भी था, वहाँ का माहौल। तो मैंने वहाँ ऑफ़िस में आके बोला कि ये मैं आखिरी बार अपनी तनख्वाह ले रही हूँ अब। और क्योंकि प्रक्रिया तो जल्दी होती है आर्म्ड फोर्सेस में, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे पास एक चिट्ठी आई और उसमें लिखा था कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपका रिकमेंडेशन भी हुआ था, लेकिन आपने फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, तो आपको पूरी प्रक्रिया मतलब दोबारा एग्जाम पूरा देना होगा। तो पहली बार मैं जैसे आसमान से गिरी, मुझे तब समझ में आया कि जब तक कोई काम हो न जाए उसके बारे में कभी नहीं कहना चाहिए। और फिर जैसा कि था, एयरफोर्स का दोबारा से मैंने सब कुछ सारी प्रोसेस से गुजरी मैं, और फिर से क्लियर किया, फिर से रिकमेंडेशन हुआ। इस बार मैं बहुत चुप थी। इसके बाद मेरा मेडिकल का भी कॉल आया और उसके लिए हम दिल्ली आए। जब मेडिकल भी क्लियर कर लिया तो भी मैं चुप रही, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब मैंने फ़ोन किया एयर हेडक्वार्टर में, तो उन्होंने कहा कि मैडम पहले वैकेंसीज़ 18 थी, अब 9 हो गई हैं और 8 हो गई हैं और आपका नंबर 9th है। तो फिर मैंने कहा ये दूसरी बार गड़बड़ हो गई। लेकिन इस बीच में पता नहीं क्या हुआ, एयर हेडक्वार्टर्स ने अपनी जो फाइल मिनिस्ट्री में भेजी थी, उसमें वो अप्रूवल हो गया और उसी सेकंड बैच में महिला लॉजिस्टिक्स अधिकारियों के पहले बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ। हमारे आने तक, मतलब 1993 तक, भारतीय वायुसेना ने पायलट्स के बैचेस के लिए कोई ऐड नहीं दिया था। जब हमें लगभग 1 साल हो गया, तब पहली बार पायलट कोर्स के लिए महिला अधिकारियों को आमंत्रित किया गया, जो कि ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में गई। पहले ट्रांसपोर्ट में और उसके 1-2 साल के बाद हेलीकॉप्टर में। तो एयरफोर्स में आई ज़रूर मैं, लेकिन शुरुआती दौर में एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी, जिसमें महिला अधिकारियों को लेके 5 साल तक का वो एक पायलट प्रोजेक्ट था। तो इस तरह से मैं एक बिल्कुल सिविल लाइफ से और बिल्कुल फौजी एनवायरनमेंट में आई। और फिर वो फौजी एनवायरनमेंट जो है वो अभी तक आपके अंदर बसा हुआ है। एक बात कही जाती है ना कि वंस एन ऑफिसर ऑलवेज एन ऑफिसर, वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। तो ये एक हम कहते हैं फौज में, और हमेशा वो आपकी यूनिफॉर्म की रैंक आप भले ही आप टेबल पे उतार के रख दें, लेकिन जो संविधान का आर्टिकल 18 है, उसके हिसाब से मृत्यु पर्यंत कोई भी सर्विस ऑफिसर, जिसको हम सेना का अधिकारी कहते हैं, वो अपनी रैंक को मृत्यु पर्यंत अपने नाम से पहले लगाता है। और जो रिटायर्ड शब्द है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रैंक कभी रिटायर्ड नहीं होती, तो विंग कमांडर अनुमा आचार्य, और फिर आखिरी में ब्रैकेट में लिखते हैं सेवानिवृत्त। तो इस तरह से वो जो रैंक है वो दिलो दिमाग पर है। वो जो वर्दी है वो हमने फिजिकली भले ना पहनी हो, लेकिन हमारे दिलो दिमाग पे उसका पूरा असर है, और अपना कंडक्ट हमेशा ऐसे रखते हैं कि जिससे उस वर्दी की उस जो गरिमा है उसको कभी कोई छोटी सी चोट भी ना पहुंचे। और हमारी जो ये तीनों सेनाएं हैं, वो आप देख रहे होंगे अभी जो कुछ भी माहौल चल रहा है, इनका रोल कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सम्मान दे सकते हैं साथियों। जहाँ कहीं भी हमें कोई सैनिक मिलते हैं अपने आसपास या कहीं भी, उनके परिवार के लोग मिलते हैं या किसी के परिवार में जो सैनिक देश के लिए शहीद हो जाता है, ऐसे किसी लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, सम्मान दीजिए, क्योंकि आप उससे ज़्यादा उन्हें कुछ दे ही नहीं सकते। बाकी सब तो वो आपको देते हैं, हमारी सुरक्षा। और हम यहाँ पे बैठ के इतने अच्छे से बात कर पा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पे बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो तैयार हैं हमें ये सुरक्षा देने के लिए, लड़ने और मरने के लिए। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपके जैसे जितने भी सैनिक हैं, जो भी सेना में रह चुके हैं, आज हैं या आगे जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, उन सबको सल्यूट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ हमें इस सुरक्षित माहौल को देने के लिए। ऐसा कोई वाकया जो आपको लगे कि आपको जिसने बहुत अच्छा इंसान बनाया या जिसने आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया, ऐसा कुछ यदि आपके ज़हन में अभी आता है तो वो ज़रूर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी का स्ट्रगल होता है जो लोगों से कनेक्ट करता है। अदरवाइज़ जो लोग अभी आपके बारे में पढ़ रहे होंगे वो
क्या बात है यार, क्या बड़े पद पे रही हैं और अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, सब कुछ है, अच्छी जिंदगी है। तो क्या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं? अ, फौज में रहते हुए लगभग हर रोज हर दिन एक चुनौतीपूर्ण दिन था। तो एक्सक्लूसिवली कुछ नहीं, लेकिन जब मैं एकेडमी में थी उस समय लातूर में एक भूकंप आया था और हम भी रात में, क्योंकि हैदराबाद काफी पास था उस जगह से, तो हमारी पूरे बिस्तर हिल गए थे सबके और हम सब बिल्डिंग से बाहर आके एकदम नीचे चले गए थे। तो उस भूकंप के बाद मैंने पहली बार भारतीय वायुसेना को देखा किस तरह से राहत सामग्री वहां पर इकट्ठा होती थी। तो हम सभी को, चूंकि बहुत से वायु सैनिकों ने, बहुत से उनके परिवारों ने कपड़े, अनाज, अपना एक एक दिन का राशन सब वहां ला के दिया, तो हमारा काम था उस सब के बंडल्स बनाना और उनको एयरक्राफ्ट में पोजीशन करवाना। तो ये जब हमने ये काम किया पूरा दिन भर और 2 दिन तक हमने ये जब काम किया, तब मुझे समझ में आया कि वायुसेना कितनी अहम है हमारे देश के लिए। तो एक तो ये था। दूसरा, पर्सनल लेवल पे मुझे मेरे जीवन साथी का वहां मिलना, जो कि एक भारतीय नौसेना के अधिकारी थे। भारतीय वायुसेनाएं तीनों सर्विस के अधिकारियों को फ्लाइंग की ट्रेनिंग देती हैं। तो जहां मैं एक कैडेट थी, वहां मेरे हस्बैंड एक 3 साल की सर्विस पूरे कर चुके अधिकारी थे और वो सेना में, वायुसेना में अपनी ट्रेनिंग लेने आए थे। तो हमारा एक म्यूजिक क्लब होता था, अलग अलग हॉबी के क्लब थे, फोटोग्राफी क्लब था और अलग अलग चीजों के। तो उसमें मैं म्यूजिक क्लब में अक्सर हम लोग गाना गाया करते थे। तो एक बार हमारे एक सीनियर ऑफिशियल की फेयरवेल पार्टी थी। हमारे ऑफिसर्स चाहते थे कि बहुत लोग सोलो गा रहे हैं तो एक डुएट गाना भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक नेवल ऑफिसर है फ्लाइंग फैकल्टी में, वो अच्छा गाता है, तो ये हमारे ग्राउंड ड्यूटीज फैकल्टी में मतलब उस समय मैं फ्लाइट कैडेट थी, तो फ्लाइट कैडेट अनुमा है, तो इनका एक डुएट हम गाने के लिए कहेंगे। तो चूंकि मेरे हस्बैंड बड़ी ऊंची पिच से गाते थे, तो वो डुएट तो नहीं गा पाए। लेकिन उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई और वो अक्सर अपने किसी दूसरे साथी के साथ रुक कर हमारे म्यूजिक क्लब के वहाँ खड़े होकर वो गाना सुनते थे। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे ताऊ जी से उनका चेहरा काफी मिलता है। एंड मुझे ऐसा उनको देख के वेरी आई मीन मिसमैच काइंड ऑफ थिंग। हाँ, मतलब मेरे परिवार में मेरे ताऊ जी से, तो मैं सोचती थी कि ये बंदा, ऐसा लगता है कि इस, मतलब बहुत बार देखा हुआ है, ऐसा लगता है कि इसे मैं जानती हूँ पता नहीं कब से। और फिर हमारी, अच्छा एक और चीज थी, हम दोनों अलग अलग सेनाओं में थे। तो जब हम एकेडमी में थे तो हमने कभी ऐसी बात नहीं की कि हम अपनी लाइफ साथ में बिताना चाहते हैं, दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन बहुत क्लियर था कि हमारी ना तो शादी हो सकती है और ना हम किसी सीरियस उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन एकेडमी में जब मैं ऑफिसर बन के बाहर निकली और वो फ्लाइंग के विंग लेकर बाहर निकले और वो गोवा गए और मैं भोपाल आई, तो उनका लगभग रोज फोन आने लगा। उस समय लैंडलाइन फोन होता था। तो मेरे चूंकि पिताजी और माताजी तो थे नहीं, तो दादी जी की हमेशा आंखें उठती थी कि ये बार बार फोन आ रहा है। फिर 7-8 दिनों के बाद वो आए और उन्होंने कहा कि कुछ एक जगहों पर तो पोस्टिंग साथ में होती है ना, तो 2 ही 3 जगह हैं, लेकिन क्या पता हमें मिल जाए। तो मुझे लगता है कि जब ऊपर वाला किसी को साथ रहने के लिए बनाता है तो फिर वो बाधाएं धीरे धीरे हट जाती हैं। तो हम 2 अलग अलग सर्विसेज में थे, मैं लॉजिस्टिक्स अधिकारी थी, वो एक पायलट थे। तो नेवल बेस में कोई जरूरी नहीं है कि पायलट्स के लिए अलग से वैकेंसी हो, बहुत कम वैकेंसी थी, लेकिन फिर ऊपर वाले ने हमें कई बार साथ रखा। हम अपने 15 साल की उस समय तक लगातार जो सर्विस की, उसमें करीब हम 9.5 साल साथ रह पाए, तो बड़ी बात है। तो ये भी एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। और जब हम प्रोफेशनल लाइफ में पहुंचे तो अधिकारियों के 2 तरह के व्यवहार थे। पहले वो जो समझते थे कि हमारी बेटियों की उम्र की है, और दूसरे वो जिन्हें लगता था कि हम उनकी प्रतिस्पर्धा में हैं। और तीसरी अधिकारियों की पत्नियां, जिनकी हम बहुत इज्जत करते थे, पर वो ये सोचती थी कि ये लोग लेडीज क्लब में क्यों नहीं आते। तो हमारे रूल्स में बहुत साफ लिखा है, एक ऑफिसर किसी और क्लब का मेंबर नहीं हो सकता। तो जिसका हमने फायदा उठाया और हमने काफी बार महिलाएं, हमारी जो बहुत ही सम्मानित लेडीज होती हैं, वो नाराज भी होती थी कि उनको लगता था कि हमारे लिए भी कोई आ गया जो हमारा काम करेगा, नहीं तो वो सारे काम उनको ही करने पड़ते हैं, जो हमारा अफवाह कहलाता है, AFWWA, एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो हम उससे थोड़ा सा दूर रहते थे। हमारे जो सबॉर्डिनेट्स थे, उनमें जिनकी उम्र बहुत ज्यादा थी,
वो बहुत गुस्सा होते थे कि उनको हमसे ऑर्डर्स लेने होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे एक ऐसा समन्वय बना कि उनको समझ में आने लगा कि अगर बड़ा टैंकर आता है तो उसमें रीडिंग करने के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनुमा आचार्य ही ऊपर चढ़ती हैं, उसमें पानी का लेवल देखने के लिए भी वो ऊपर चढ़ती हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं की जा सकती और कहीं किसी तरह की कोई फिजिकल लिमिटेशन थी ही नहीं। तो बहुत आराम से हमें एक्सेप्टेंस मिलता चला गया धीरे धीरे। जो वायुसेना ने प्रयोग किया था महिला अधिकारियों को लेके सफल हुआ, पहले ट्रांसपोर्ट्स में, फिर हेलीकॉप्टर्स में, फिर दूसरी सातों टोटल ब्रांचेस हैं सभी में इंजीनियरिंग ऑफिसर्स भी आई, और फिर अंत में 2018 में लगभग 25 सालों के बाद अवनी चतुर्वेदी जैसे लोग फाइटर स्ट्रीम में भी आए। तो पूरा एक जो माहौल हमारा रहा, जो हमारी सर्विस रही, बहुत ग्रेसफुल थी, बहुत चैलेंजिंग रही, और हमने कभी काम के घंटे नहीं देखे कि हम अगर हैं तो बेस पर हैं और ज़रूरत है तो 24 घंटे का भी दिन है और कभी 8 घंटे का भी दिन है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि पूरा जीवन जो है वो लाइफ टर्निंग रहा जब तक एयरफोर्स में मैं रही और उसके बाद भी। सीखने की बात ये कि आप किसी भी जगह रहें, चैलेंजेस हमेशा होते हैं और महिलाओं के लिए आज भी डबल चैलेंजेस हैं। पर विश्वास करिए, आप अगर किसी डबल चैलेंज का हिस्सा भी हैं तो आप जीत जाएंगी, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो नज़ाकत भी दी है और उतनी ही मजबूती भी दी है। तो डरिए मत, अपने आप को इस फील्ड में डाल दीजिए, किसी भी फील्ड में डाल दीजिए, आप बिल्कुल अच्छी मजबूत बन के निकलेंगी। और आपने जैसे सुना कि 12 घंटे भी काम करना है, 24 घंटे भी काम करना है। कई बार हम गुस्सा होते हैं या हमें लगता है कि अरे ये क्या है, हमें इतना काम करना पड़ता है। विश्वास करिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और ज़िंदगी में अगर आपके पास करने के लिए काम है, इससे बड़ा ब्लेसिंग कुछ नहीं है। अब उसमें चाहे 8 घंटे लगें, 12 घंटे लगें, हम दोनों माएँ यहाँ बैठी हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हैं, हमारा प्रोफेशन भी चल रहा है, और हम कहीं न कहीं सामाजिक रूप से सक्रिय भी हैं। आप भी ये कर सकती हैं, आप चाहे माँ हो, बेटी हो, या आपकी उम्र कोई भी है, बिल्कुल हिम्मत से खड़े हो जाइए और निकल जाइए। और यदि आप माँ हैं, तो आप अगर बच्चों से गुस्सा है या आपको लगता है कि बच्चे वो नहीं करते जो आपने उम्मीद की थी, तो मेरा आपसे ये कहना है, एज अ माँ आपने जो करना था कर दिया, वो आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो बच्चे आपके थे। उनसे उम्मीद मत करिए, आप अपने लिए जीना शुरू करिए। हम दुखी तब होते हैं जब हम सबको समय देते हैं और खुद के लिए समय नहीं निकालते। आज से खुद के लिए समय निकालिए, आपको क्या पसंद है, और सबसे अच्छी बात, किताबों का पीछा मत छोड़िए। मैं अगर अपनी सफलता का राज बताऊं, तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मुश्किल समय का 2-4 से साथ 2-4 हुआ, पर सिर्फ एक चीज़ मुझे यहाँ तक ले आई कि मैंने किताबों का साथ नहीं छोड़ा। पढ़िए, खूब पढ़िए, और कुछ नहीं तो आत्मकथाएं पढ़िए। आप एक इंसान की पूरी ज़िंदगी से जितना सीख सकते हैं, वो एक किताब आपको सिखा देगी, चाहे आपके पास इंसान हो या ना हो। और दूसरा, अच्छे मित्र बनाइए, आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारों में या पड़ोस में या स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी। यदि लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, वो भी किताबों जैसे ही होते हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोगों को पढ़िए किताबों की तरह, और कुछ किताबों को पढ़िए लोगों की तरह, आप जीत जाएंगे। बिल्कुल सही। सो अनुमा जी, अच्छी भली नौकरी आपके पास थी, और एक तब तो एक रुतबा भी आ जाता है, आप एक अच्छी जगह काम करती हैं। फिर वहाँ से पॉलिटिक्स में आने का कोई रास्ता था नहीं, तो वहाँ तक कैसे जाना हुआ और क्यों? 2008 में जब हम अपनी पेंशनेबल सर्विस का केस लड़ रहे थे, मैंने ये नहीं बताया कि वो प्रयोग जो हमारा 5 साल का था, फिर वो 6 साल तक एक्सटेंड हुआ, और पॉलिसी लेटर में तो लिखा था कि हमसे पूछा जाएगा कि हम परमानेंट कमीशन चाहते हैं कि नहीं। लेकिन इस बीच में एक सरकार आई तो उसने ओपीएस खत्म किया बाकी सरकारी नौकरियों में, और व्हाट इज ओपीएस? ओल्ड पेंशन स्कीम जो सरकारी नौकरियों में थी। जब उस सरकार ने वो ओपीएस खत्म की तो उसने महिला अधिकारियों को पेंशन का जो विकल्प देने वाली बात थी उसे भी खत्म कर दिया। तो चूंकि एक पॉलिसी लेटर निकल चुका था, हमारे से आगे एक बैच था जिसमें विंग कमांडर अनुपमा जोशी सबसे पहले हाईकोर्ट गई, और उनके साथ साथ एक स्क्वाड्रन लीडर रुखसा नाहक थी। इन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि जब हमें 1991 के पॉलिसी लेटर में आपने कहा था कि पेंशनेबल सेवा का विकल्प देंगे, तो अब आपने अचानक कैसे, हमारी जब सेवा शुरू हो चुकी है और हम अंत तक पहुंच रहे हैं, तब आपने हमको इस तरह से क्यों बाहर जाने का रास्ता दिखाया। तो वो केस जो था उसमें आगे चल के मैं को एप्लीकेंट बनी,
तब तक मुझे वायुसेना से बाहर निकल के 22 महीने हो चुके थे जब हम कोर्ट केस जीते। और उसके बाद चूंकि हमारा केस, भारतीय वायुसेना की महिलाओं का केस सपोर्टेड था उस पॉलिसी लेटर से, तो सेनाएं ये सोच रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और महिला अधिकारियों को पेंशनेबल सर्विस नहीं होने देंगे। लेकिन हम उस समय राहुल गांधी जी से मिले, क्योंकि यूपीए की सरकार थी, और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमारा केस देखिए, हमारे मेरिट्स देखिए, और कम से कम एक बार उसके ऊपर रक्षा मंत्रालय में विचार तो हो। तो राहुल जी ने हमसे ये प्रॉमिस किया था कि वो उसे जरूर वेट करेंगे और वेटिंग करके वो आगे पहुंचाएंगे। और जब उन्होंने ऐसा किया तो रक्षा मंत्रालय को समझ में आ गया कि ये बहुत अहम बात है, और उससे हम वायुसेना की महिला अधिकारियों को कम से कम रीइंस्टेटमेंट दे सकते हैं, उनको परमानेंट कमीशन दे सकते हैं। तो जो कमिटमेंट हमको राहुल गांधी जी से मिला था, उसका हमने होते हुए देखा जब जून के महीने में वायुसेना ने मीडिया को ये बताया कि वो अपनी 23 महिला अधिकारियों को रीइंस्टेटमेंट दे रही हैं। तो यानी कि मैंने 22 साल भारतीय वायुसेना से, 22 महीने मैंने सिविल एनवायरनमेंट में दो भारत की बड़ी कंपनियों में एज अ जनरल मैनेजर और एज अ डिफेंस सेल्स मैनेजर बनाया, मतलब असिस्टेंट जनरल मैनेजर बिताया। उसके बाद मैंने भारतीय वायुसेना में दोबारा रीइंस्टेटमेंट लिया। तो वो एक बीच का जो समय था, उसके कारण सेनाओं में चूंकि 15 साल तक हम शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी थे, तो हमें अप्रेजल में ज्यादा नंबर नहीं दिए जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि जब 8 नंबर दिए जाते हैं तो एक्सप्लेन करना पड़ता है, और क्या हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप तो बाहर ही जाने वाली हो, तो आपको हमने क्यों ज्यादा नंबर दिए। और नंबरिंग का भी एक कोटा होता है कि आप इतने ही % लोगों को नंबर दे सकते हैं, तो हम आपको नंबर क्यों दें। उस समय वो ये कहते थे। जब हम लौटे तो वो 15 साल हमारे पीछे के प्रमोशन में कंसीडर होने वाले थे। तो आप ये समझिए कि हम मुझे तो जैसे वायुसेना अध्यक्ष का प्रशंसा पत्र और मेडल मिला, उससे पहले कमान अधिकारी का मिला, उससे पहले बेस्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट ग्रुप की ट्रॉफी मिली। उस सब के साथ मेरा करियर जो था मेरे पुरुष काउंटर पार्ट्स के सामने नीचा हो गया था, क्योंकि मुझे शॉर्ट सर्विस कमीशन के तरह से अप्रेजल्स मिले। तो प्रमोशन के समय में बहुत जल्दी मेरा कंसिडरेशन आ गया। हम 17वें 18वें साल में कंसिडर हो जाते हैं। तो चूंकि लौटी मैं, तो मुझे केवल 2 अप्रेजल्स मिली, और पीछे की 15 अप्रेजल मेरे खिलाफ थी। तो खिलाफ नहीं कहूंगी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी जिनको हम अपग्रेडेड मानते हैं। आखिरी की जो 4 कंसिडर की जाती हैं, और उनमें से 2 वैसी भी थी कि जिस साल में मैं बाहर जा रही थी। तो जब कोई ऑफिसर बाहर ही जा रहा है तो उसकी क्या अप्रेजल लिखा जाएगा। तो इस तरह से तो मैंने कोर्ट में वो केस बाद में लगाया, जिसका वायुसेना को पता था कि यह गलती उनके तरफ से है। उन्होंने उसके लिए कोई कवरिंग पॉलिसी नहीं बनाई थी। तो वो केस आज तक सरकार के पास है, और उस कारण से बहुत सी ऐसी महिला अधिकारी हैं, केवल मैं ही नहीं, अब तक जितनी भी महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन मिला है वो लड़के मिला है। तो अब जब आपका करियर ही नहीं है वहां। और एक और बात हुई थी कि जब हम ये कोर्ट केस लड़ रहे थे तो हमें बड़ा संशय था 2009 के आसपास कि जब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और बीच में विंटर हॉलीडेज आ गए, तो हम एक दिन 4-5 महिला अधिकारी बैठे थे और बात कर रहे थे। तो एक ने कहा, लगता नहीं है कि हमारा होगा, ऐसा कोई प्रेसिडेंस ही नहीं रहा है। तो फिर उसने कहा कि अगर होगा ना, तो उसके बहुत सुंदर बाल थे, उसने कहा मैं तिरुपति में बाल दान कर दूंगी। तो दूसरी वाली महिला ने कहा कि मैं एक बच्चे की एजुकेशन फंड करूंगी अगर हो गया तो। मुझे अपने माँ बाबा से ही हमेशा मतलब रहता था, क्योंकि उनको मैंने कम समय तक अपने साथ देखा। मैंने सोचा, विदिशा जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही पुअर जिला है, तो मैंने कहा अगर मेरा होगा ना तो मैं विदिशा के लिए कुछ करूंगी, लेकिन फिर मैं वो पॉलिटिकल मंच से करूंगी, क्योंकि अगर मैं एनजीओ के जरिए करने की कोशिश करूंगी तो मेरा ध्यान एनजीओ चलाने पे चला जाएगा कि उसमें कौन लोग काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी ना चली जाए, क्या मुझे समय पर अनुदान मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि तो ये उस दिन का जो 2009 के अंत में जब हमने बातचीत की थी, उस दिन की ये बात थी। और जब हम वाकई मैं उस जगह पर आई, जब मेरी पेंशनेबल सर्विस हो गई, तो कुछ दिनों तक तो मुझे ये लगता रहा कि अरे किसी ने सुना थोड़ा ही था, वो तो मैंने ऐसे ही कहा था, वो तो मजाक की बात है, उसमें क्या है। नहीं गए। लेकिन 2016 के आसपास फिर मुझे ना वो हॉन्ट करने लगा कि क्या मैं अपने आप से झूठ बोलती हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने अगर सोचा था और आगे मुझे ऐसा करियर दिख नहीं रहा है और मैंने कोर्ट में केस लगा ही दिया है, इसका निर्णय जब आएगा तब न्याय होगा, तो मैं फिर जो मैंने सोचा था वो मैं करूं। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ी। उसके पहले मैंने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को चिट्ठी लिखी और मैंने कहा कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। मुझे और कहीं से जवाब नहीं आया। मुझे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से मिलने के लिए बुलाया गया, क्योंकि विदिशा एक ऐसी जगह है जहां से सुषमा स्वराज सांसद रही। हालांकि वो वहां आती ही नहीं थी, लेकिन जब मैं वहां गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा कि आपका अच्छा निर्णय है और हम आपको सिखाएंगे राजनीति। और फिर उन्होंने मुझे गुजरात भेजा। मैंने उनकी पार्टी के साथ बिना पार्टी ज्वाइन किए लगभग 38 दिन काम किया, और मुझे लगा महिला सशक्तिकरण जो दिखाया जाता है वो वहां नहीं है। तो जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक अपनी एग्जीक्यूटिव में जगह दी तो मैंने उसको मना कर दिया, और मैं चाहती थी कि मैं कांग्रेस में जाऊं, लेकिन कांग्रेस के दरवाजे उस समय नहीं खुले थे। बाद में इवेंचुअली वैसा हुआ, और इस बीच में एक किसान आंदोलन भी हुआ, जिसमें मेरा ट्रैक्टर चलाने के बाद मेरे कुछ वीडियो वायरल हुए। और 26 जनवरी को खास तौर पे जब कहीं और वो आंदोलन चला गया, और गाजीपुर बॉर्डर से जब राकेश टिकैत रोए उस दिन, चूंकि मैं उस आंदोलन में 1.5 साल से जुड़ी थी, तो उस रात को मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें उस दिन का सच लिखा कि कैसे पुलिस ने भ्रमित करके जिस रास्ते पर जाना था वहां बैरिकेडिंग की थी, और जहां नहीं जाना था उसे खोल दिया था। तो वो बात जब मैंने बोली, और अगले दिन मैंने देखा कि वो वीडियो बुरी तरह से वायरल हुआ, और उसको अच्छे हैंडल्स ने भी चलाया और पंजाब के वो हर एक चैनल पर चला। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि अगर हम मुद्दे की लड़ाई करते हैं तो लोग हमें उसमें साथ आते हैं। तो ये एक घटना भी हुई, और इधर फिर मैं बाद में चल के मैंने कांग्रेस की मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी। तो ये एक दौर ऐसा था जिसमें मुझे ये समझ में आया कि कांग्रेस की राजनीति इस देश के लोगों से जुड़ी हुई राजनीति है, और मैं इस पार्टी में इस समय इसकी विचारधारा की एक प्रशिक्षक भी हूँ। पर उसके लिए पहले मैंने 3 साल खुद प्रशिक्षण लिया, पार्टी के लोगों को समझा। तो ये राजनीतिक जो यात्रा है, इसमें मैं जिस जगह पर आज हूँ, हम विपक्ष में हैं, हमारी लड़ाई लंबी है, लेकिन हमारे अंदर एक साहस है जो हमें कहता है कि हम सही राह पर हैं, और इस कारण से मैं जहां हूँ वहां बहुत खुश हूँ। आपको लगता है, आप क्या कहेंगी, यदि महिलाएं राजनीति में आना चाहें तो किसी भी पार्टी में आए, हर पार्टी के अपने नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कुछ हमको अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं, तो महिलाएं राजनीति में क्यों आए? क्या इस देश में महिलाओं का राजनीति में आना ज़रूरी है चीज़ों को ठीक करने के लिए? और आए तो क्यों आए, और किस किस दमदारी से आए कि वो अच्छे से किसी भी राजनीतिक दल में सर्वाइव भी कर पाएँ और कुछ अच्छा अपने समाज के लिए कर पाएँ? पहला सवाल कि वो आए या ना आए, और आए तो क्यों आए? आपके इस सवाल पे ना बहुत सारे विचार आ रहे हैं। एक विचार तो यह है कि महिलाओं जितना सिंसियर शायद पुरुष नहीं होते, और इसमें आपके जो पुरुष श्रोता है उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उनके अपने घर में महिलाएं हैं जो उनके साथ बेहद सिंसियरिटी से रहती हैं, घर को उतनी सिंसियरिटी से संभालती हैं। तो महिलाएं आदतन सिंसियर होती हैं, और जब उनको जवाबदेही मिलती है तो वो अपने आराम वगैरह को छोड़कर उस जवाबदेही को पूरा करती है। ये मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है इसके इतर भी हो, पर मैं एक मेजॉरिटी 80% लोगों की बात कर रही हूँ। जिस देश में एक महिला प्रधानमंत्री रोल मॉडल रही हो, जिस देश में एक महिला राष्ट्रपति आज के दिन में है, उस देश में महिलाओं को इस सबसे सरोकार होना जरूरी है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि को नृप होई हमें कहानी, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, नागरिक हैं, हम समाज निर्माण करते हैं, क्योंकि हम अगली पीढ़ी को जन्मने का और उसको बढ़ाने का दायित्व हमारे पास है। तो सोशली रिस्पॉन्सिबल होती है महिला। अब उस सोशली रिस्पॉन्सिबल को अगर आप देखेंगी कि पंचायती राज जो कि 73वें और 74वें संशोधन से लाया गया, और जिसमें यह कहा गया कि महिलाएं पंचायत स्तर पर 33% आरक्षण पाएंगी। आज 14 लाख महिलाएं हैं निकायों के लेवल पर, जो ग्राम पंचायत में हैं, जिला पंचायत में हैं, जनपद में हैं, और हमारी पार्षद हैं। तो वो जब आई तो एक तरह से महिलाओं की सशक्तिकरण बढ़ा। तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के और सज धज के और चुनावों के लिए प्रचार करें, कतई नहीं। आपको संस्था का भी निर्माण करना होता है। अगर ग्लैमर से आप मोहित होकर आते हैं तो कतई मत आइए। और दूसरी चीज, राजनीति में आए तो अपना व्यक्तित्व ना खोएं। जहां हाजी हाजी करना पड़े उस राजनीति से किनारा कर लीजिए, क्योंकि आप बदलाव के लिए आ रहे हैं, आप एक संदेश के साथ आ रहे हैं, आप
सामाजिक क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं। खाली अगर आपको पावर की राजनीति दिखती है और उसके कारण एक पार्टी के साथ खड़े होकर आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ सत्ता है, यहाँ पावर है, यहाँ पैसा है, मैं इसके साथ खड़ी हूं और मुझे मजबूत लग रहा है, तो ये फिर केवल मन का वहम होता है। यहाँ खुद का भी सशक्तिकरण नहीं होता, सामाजिक बदलाव भी नहीं होता, और जिस नई पीढ़ी को हम नर्चर करना चाहते हैं, जिसको हम वैल्यूज देना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते। तो महिलाएं राजनीति में जरूर आएं, अपने समूचे व्यक्तित्व को लेकर आएं और उस समूचे व्यक्तित्व को मांझें, ना कि उसमें एक तरह से उसे धूमिल होने दें। तब हम जाके एक सामाजिक लोगों के अंदर बदलाव ला सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जहां पे महिलाएं अगर आएंगी, मैं समझती हूँ पिछले कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है कि जैसे हमारे यहाँ की ललित कलाएं थी, धीरे धीरे करके वो हाशिए पर जा रही हैं। आज हमें कथक से जुड़े हुए, भरतनाट्यम से जुड़े हुए नए नाम नहीं मिलते, हमें क्लासिकल सिंगिंग में जो स्थापित नाम है उनके आगे के लोग नहीं मिलते। तो महिलाएं आएंगी तो इस कल्चर को बढ़ावा फिर से मिलेगा और वो इस बात का एहसास रखेंगी कि हमको थिएटर को भी आगे करना है। तो महिलाओं के अंदर ये नैसर्गिक बात होती है। इस सब के साथ मैं समझती हूँ निसर्ग ने महिला को इस तरह से बनाया है कि वो चारों तरफ देखते हुए, अपने आसपास के माहौल को देखते हुए चीजों में बदलाव ला सकती है, और इसकी बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत के साथ महिलाएं राजनीति में जरूर आए। आज मदर्स डे के दिन हम जैसा कि अनुमा जी ने आपसे कहा, मैं मनीषा गौड़, हम दोनों मिलके हर उस माँ से जो इस देश में अपने को माँ मानती है या माँ बनने का गौरव जिसको मिला है, उससे निवेदन करेंगे कि इस देश को, इस समाज को आज आपकी बहुत ज़रूरत है। आपने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, अब समाज के बारे में सोचना शुरू करिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके इतर अपनी पर्सनालिटी को, अपने मॉरल वैल्यूज़ को, अपने रूल बुक को ध्यान में रखते हुए ये देखिए कि आपका कंट्रीब्यूशन इस समाज को बनाने में क्या है। नहीं तो किताबें पढ़िए, लोगों से मिलिए, जानकारियां लीजिए, नई इंफॉर्मेशन से दो चार होइए, और यदि आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन के आप इस समाज के लिए कुछ कर सकती हैं तो ज़रूर करिए। लेकिन वैसे ही जैसे अनुमा जी ने कहा कि यदि आपको हाँ जी की राजनीति करनी है, यदि आपको धन की राजनीति करनी है, यदि आपको पावर की राजनीति करनी है तो मत आइए, आप घर में ही अच्छी हैं। लेकिन यदि आपको सामाजिक परिवर्तन की राजनीति करनी है, आपको लगता है कि परिवार मैंने बना दिया, अब समाज बनाने की बारी है, तो आपका स्वागत है। हर एक संगठन में अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, लेकिन विश्वास करिए यदि आपने अपनी रूल बुक नहीं छोड़ी तो आपसे अच्छा फिर उस संगठन में कोई नहीं है, और संगठन के सारे अच्छे लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। हिम्मत करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। अनुमा जी, आप चूंकि सेना में भी रही हैं और अब राजनीति में भी हैं, तो राजनीति के सवाल तो हम थोड़ा पीछे रखते हैं, बट ये आप जब सेना में थी तब ये राफेल स्टोरी वहाँ से शुरू हुई थी, तो इसके बारे में ज़रूर आपको जानकारी होगी। तो मैं समझती हूँ कि लोगों को जानने का अधिकार है कि वो स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी और उसकी असलियत क्या है। देखिए, मैं एक महिला अधिकारी हूँ जो लॉजिस्टिक्स ब्रांच से आती है, यानी कि ये ब्रांच पेन से लेके एयरक्राफ्ट तक हर प्रोक्योरमेंट में शामिल रहती है। तो हमारे यानी इसका मतलब मैं सबको समझा दूं कि जो भी सेना बाय करती है या जिसके लिए भी अप्लाई करती है या जो भी उनकी ज़रूरत होती है, वो सब आप लोगों को पता होता है और उस प्रक्रिया का आपको नॉलेज होता है और आप लोग उसका हिस्सा होते हैं। जैसे जहाज की खरीद होती है तो पायलट बताता है कि मुझे ऐसा जहाज चाहिए, तो इंजीनियरिंग ऑफिसर फिर उसमें रिसर्च करता है कि ऐसा जहाज कहाँ हो सकता है, और फिर हमको वो बताया जाता है कि ये सोर्सेज हैं, अब आप इनमें टेंडरिंग कर सकते हैं या इनसे लेटर ऑफ इंटेंट मंगा सकते हैं कि अगर हम अपनी बिड डालेंगे तो क्या आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे। और ये ग्लोबल टेंडरिंग होती है जब हम जहाज खरीदते हैं। तो उसमें हमारे जैसे लॉजिस्टिक्स ऑफिसर उस टीम का एक अहम हिस्सा होते हैं। 3 लोग हिस्सा होते हैं, एक पायलट खुद यानी कि जो यूजर है, दूसरा वो व्यक्ति जो प्रोवाइडर बनेगा और आगे चल के मेंटेनेंस सर्विस देगा, और तीसरा वो जो उसे खरीदेगा और मार्केट में सबसे कम प्राइस पे और सबसे बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ खरीदेगा। तो ये काम मिलके होता है सेनाओं में। और 2007 में राफेल की टेंडरिंग हुई। लेकिन उसके पहले एक चीज आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस की जो भी सरकारें थी, उन्होंने 65 सालों में लगभग 3000 जहाज खरीदे। जैसे कि अपने समय का सबसे बेहतरीन मिग 21 तब खरीदा था 80s में। ऐसे ही AN-32 मालवाहक जहाज थे जो हमने रशिया से खरीदे थे, और
फिर उसके अलावा हमने एवरोस खरीदे, आगे चल के मिराज 2000 खरीदे, उसके बाद हमने सुखोई 30 भी खरीदे, बीच में जैगुआर्स, हंटर्स, ये सब अपने अपने समय पर आते गए, अपने समय के बेहतरीन एयरक्राफ्ट्स रहेंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने कभी उसका ढोल नहीं पीटा। बीच में जिस समय कारगिल हुआ उस समय ताबूत घोटाला हुआ, उस समय भी हमारी सेनाओं में लगभग करीब 12 स्क्वाड्रन्स की कमी थी। एक स्क्वाड्रन में कितने जहाज होते हैं ये मैं आपको नहीं बताना चाहती, लोग जानते हैं क्योंकि ये सारी चीजें खुले मंचों पर उपलब्ध हैं, पर हमें 12 स्क्वाड्रन्स की कमी थी। तो कारगिल के समय ये चीज और उभर के आई कि एयरक्राफ्ट तो चाहिए होंगे। तो ताबूत घोटाले के कारण जब ये प्रपोजल एयर हेडक्वार्टर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डाला कि मिराज 2000-5 नाम का जहाज है जो हर तरह से स्पेसिफिकेशन में ठीक है, सेम कंपनी है, हम केवल एक 100 जहाज का ऑर्डर उनको देना चाहते हैं, तो उस ऑर्डर को डर के मारे क्वैश कर दिया गया, क्योंकि एक घोटाले में बीजेपी की सरकार तब फंस चुकी थी। तो वो दूसरा घोटाला बचाने के लिए उन्होंने वो पूरी परचेज की प्रक्रिया जो बिल्कुल ऑर्डर के स्टेज पर आ गई थी, ऑर्डर के बाद लगभग 3 साल लगते हैं जब वो मटेरियलाइज होता है, कभी कभी 5 साल भी लगते हैं, तो उन्होंने वो ऑर्डर नहीं दिया। इसके कारण जब यूपीए की सरकार आई तो उसके सामने एयरक्राफ्ट्स की कमी बहुत उनके सामने आ गई एकदम से। तो उनको सबसे पहले ये करना पड़ा कि सारा कुछ तैयार करके नई बिडिंग करनी पड़ी। उसी समय कांग्रेस की सरकारों ने, यूपीए की सरकार ने एक एरो इंडिया नाम का शो बैंगलोर में शुरू किया हर ऑल्टरनेट ईयर, 2007 में, 2009 में, 2000, यह हर साल होता है, अभी तक भी होता है। तो उसमें अलग अलग कंट्रीज के लोग अपने एयरक्राफ्ट्स लेके डिस्प्ले करने आते हैं। तो 2007 में हमने पहली बार एयर हेडक्वार्टर ने टेंडरिंग की और उसमें अंततः आते आते 2011-12 तक 2 एयरक्राफ्ट सेलेक्ट हुए, यूरोफाइटर और राफेल। लेकिन राफेल L1 था उस समय। यूरोफाइटर में एक बीजेपी के नेता हैं जो आजकल बीजेपी के खिलाफ बोला करते हैं, यह सुना गया है कि उनके सन इन लॉ यूरोफाइटर की कंपनी में काम करते थे। तो उन्होंने राफेल की प्रक्रिया के ऊपर सवाल लगाते हुए कोर्ट में केस लेकर गए। चूंकि L1 राफेल था, वैसे भी यूपीए की सरकार उसका ऑर्डर देने वाली थी, लेकिन ये जो बीच में पेच आ गया तो उन्होंने सोचा कि आराम से ऑर्डर देंगे, इसकी पूरी इंक्वायरी तहकीकात जो भी होना है वो हो जाए। और इसी बीच दासो एविएशन जो कि बनाती थी उसने ये कह दिया कि हम HAL के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स को हम अपना सर्टिफिकेशन नहीं देंगे। तो इन सब कारणों से यूपीए की सरकार उसका सप्लाई ऑर्डर नहीं दे पाई। आगे चल के जब एनडीए की सरकार आई तो 1 साल तक वो केस की फाइल आगे पीछे घूमती रही, लेकिन एक दिन, शायद वो जून 2015 का समय था, उस केस को अचानक बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि ये राफेल हम अभी नहीं खरीद रहे हैं, MMRCA प्रोजेक्ट कहते हैं उसे। अब जब वो फाइल बंद हो गई और सेना ने कहा कि हमको तो जहाजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो फिर जो भी हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन परचेज प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए और ये कहा गया हम इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट फ्रांस के साथ कर रहे हैं और सीधे सप्लाई ऑर्डर दे दिया गया, जो कि प्रक्रिया में नहीं आता। ना तो उस पर नेगोशिएशन हुआ, क्योंकि जब भी इंटर गवर्नमेंट कोई भी केस होता है, जब हम परचेज करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि हमें उसका प्राइस का एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि हमें डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जब हम जहाज दासों से खरीद रहे थे तो हम लगभग 500 करोड़ में खरीद रहे थे। सप्लाई ऑर्डर में एक जहाज जो था वो 1500 करोड़ के लगभग था। ये कहा गया सरकार की तरफ से कि ये फुल्ली लैडन एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये पूरी तरह से बिल्ट अप एयरक्राफ्ट है। लेकिन आगे चल के हमने देखा कि उसके भी इक्विपमेंट बार बार खरीदे गए। तो 2 चीजें नहीं समझ में आई कि आपने इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट किया तो आपने उसमें प्राइस का फायदा क्यों नहीं ले पाए हम, पहली बात। दूसरी बात, 126 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, जिसमें से हम 18 वहां से बने हुए लेने वाले थे और बाकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में भारत में बनाने वाले थे, जिसका हमें बड़ा फायदा होता। जैसे हमने सुखोई 30 बनाए, जैसे हमने मिराज 2000 यही बनाए हैं हमने सब वो एयरक्राफ्ट। लेकिन हमने जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं खरीदी 1500 करोड़ देने के बाद भी हर जहाज पे, तो हमारे पास वो चीज भी नहीं रही। तो परचेज प्रक्रिया का इसमें नुकसान हुआ, इसमें हमें प्राइस का एडवांटेज नहीं मिला, हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिली। तो इन सब चीजों का सरकार ने कभी जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बंद लिफाफों में उस पर बात की। तो मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि जब दूसरी टेंडरिंग ही नहीं हुई और सीधे सप्लाई ऑर्डर दिया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें
ये गलत दिखता है कि प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर राफेल की परचेज हुई है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं रही है, जिसके कारण सवाल उठते हैं और सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की सेनाओं में एयरक्राफ्ट की कमी का एक बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद भी हमने सिर्फ 36 जहाज खरीद के भी उससे ज्यादा हम कुछ नहीं खरीद पाए। तो जहां कांग्रेस और यूपीए की सरकारों का हर साल जहाज की खरीद 28 के लगभग थी, प्रति वर्ष हमने लगभग 27 से 28 अलग अलग तरह के जहाज खरीदे, वहां यूपीए की सरकार के जाने के बाद एनडीए की सरकार ने बड़ी मुश्किल से पिछले 11 सालों में कुछ तेजस बनाए जो प्रोजेक्ट 93 से चल रहा था, और कुछ मिराज 2 था, ये राफेल खरीदे, जिससे हमारी सेनाओं में आज भी स्क्वाड्रन्स की कमी है। हमारे एयर चीफ ने आज से 8 महीने पहले जब ये बात कही थी तो उनका मुंह बंद करा दिया गया था, और उसके बाद उन्होंने ये मंच पर कभी नहीं दोहराया। तो क्या ये संभव है, जैसे आपने कहा कि आज भी हमारे पास कुछ जहाज की कमी है, कुछ और इक्विपमेंट्स की भी कमी हो सकती है, क्योंकि देखिए अभी जो स्थितियां हैं, ये युद्ध हमने शुरू नहीं किया, लेकिन स्थितियां ऐसी हुई कि हमारे लोगों को मारा गया तो हमें उसका जवाब देना पड़ा। तो यदि ये जो कमियां हैं ये समय से अगर हम पूरी नहीं करेंगे तो जब कभी भी ऐसा मौका आएगा तो हमारी कमजोर पड़ने की गुंजाइश होती है। सेना का जो स्क्वाड्रन्स का कोरम है, मैं वायुसेना की बात कर रही हूँ, या जिस भी सेना का, अगर वायुसेना है, नौसेना है, थल सेना है, इनके जो भी इक्विपमेंट का जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं होगी तो नेचुरली हम जो 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं आजकल, उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। और सेना में अब अग्निपथ जैसी स्कीम आने के कारण सेना में हमारे पास 1.5 लाख के करीब सैनिकों की कमी भी हो गई है। तो भारत की सेना जो अपनी 4थी विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना, जो 5वीं विश्व की सबसे बड़ी थल सेना के रूप में जानी जाती थी, उसमें प्रॉब्लम्स तो आ रहे हैं। लेकिन एक और झूठ बोला जाता है, कई बार बोला गया है कि जब यूपीए की सरकार थी तो लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलती थी। इतना बड़ा झूठ है ये, कई फोरम से बोला जाता है। असल में उसकी प्रक्रिया लगातार चल रही थी, क्योंकि परचेज की एक एक प्रक्रिया 8 से 10 साल का समय लेती है। तो यूपीए की सरकार अगर 10 साल रही और उसने आने के 4 साल बाद अगर वो प्रक्रिया शुरू की, जब उसको रिक्वायरमेंट पता चली, तो उसके पूरा होने के लिए जब पूरा होके वो सामान आया तो उसका श्रेय एनडीए की सरकार ने ले लिया। तो सारी परचेज प्रक्रियाएं जो उस समय हमने शुरू की, उसका श्रेय वर्तमान सरकार लेती है। और ये बहुत बड़ा झूठ है कि हमारी सेना के लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलती थी, हमारे सेना के लोगों को एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की क्लोथिंग नहीं मिलती थी। ये सारे बड़े झूठों के साथ बड़ा वहम बनाया गया है। सेना के लोग इंटरनल बातें जानते हैं कि ये प्रक्रियाएं अपनी अपनी प्रोसेस में थी। ये सरकार जब जाएगी और उसने मान लिया कोई परचेज प्रपोजल अभी इनिशिएट किया है, उसको पूरा करने में भी 10 साल लगेंगे। तो इस तरह से भ्रांति फैलाकर लोगों के बीच में यह गलत बताया जाता है कि आज हमारी सेना का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। सच तो यह है कि हमारा जो इन हाउस प्रोडक्शन है उसकी कीमत बाहर नहीं है। हमने जिनको भी एक बार अपने आइटम्स भेजे, आयुध भेजे, उन्होंने कभी सप्लाई ऑर्डर रिपीट नहीं दिया हमको। तो इन चीजों के मद्देनजर मैं समझती हूँ कि लोगों को यह समझना चाहिए कि सेना को लेकर जो लोग राजनीति करते हैं वो देश के निर्माण में सबसे कमजोर लोग होते हैं। और सेना के भरोसे राजनीति करना, इसके लिए जनरल वेद मलिक ने कारगिल के दौरान ये कहा था कि सेनाओं के बारे में बैनर पोस्टर मत लगाइए चुनावों के दौरान। हालांकि उस चुनाव को भी बीजेपी ने जीत लिया था, लेकिन कम से कम हमारे एक सेना अध्यक्ष ने इसके ऊपर आवाज उठाई थी। सो अभी आज के समय में आपको लगता है कि सेना में क्या चीज़ों की कमी है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि चैलेंजेस तो हमें सामने ही दिख रहे हैं और चैलेंजेस आने वाले समय में और आ सकते हैं। लोगों को ये जानना चाहिए कि सेना में सबसे ज्यादा मैन पावर चाहिए होती है, खासतौर पे थल सेना में, जिसकी अभी 1.5 लाख लोगों की कमी है। जो मैंने आपसे कहा, वायुसेना में भी कमी है। जो अग्निवीर आए हैं उनमें से 9 अग्निवीरों ने, जैसा कि बताया जाता है, आत्महत्या की है। 2 लोग चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई हम आपके यहाँ 8 घंटे की नौकरी करेंगे, इसलिए उन्हें कोई इंपॉर्टेंट काम दिए नहीं जा रहे हैं आमतौर पर, और इसके बारे में भारतीय सेना के लोग बाहर बात नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर काफी अंकुश हैं। तो अग्निपथ जैसी स्कीम, जिसे बिना सेनाध्यक्षों से पूछे पता नहीं किन 158 एजेंसी से बात करके रक्षा मंत्री ने लागू किया। मैं समझती हूँ रक्षा मंत्री इसके लिए खुद दोषी हैं कि 158 लोगों से बात करने के बजाय वो अपनी सेना के 3 अध्यक्षों से बात करते। ये हमारी सामरिक बातें होती हैं, इनको हम किसी और को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो एक तो वो बात ही गलत थी। तो पहली चीज, हमारे यहाँ सेना में
संख्या बल में कमी है, हमारे यहाँ आयुध बल में कमी है, एयरफोर्स में स्क्वाड्रंस की कमी है। आर्मी और नेवी के बारे में मैं नहीं जानती क्योंकि इन दोनों सेनाओं में मैंने प्रोक्योरमेंट का काम नहीं किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जहां जिस लड़ाई को थल सेना संख्या बल से लड़ती है, अगर वो संख्या बल ही उसके पास नहीं है तो वो अपने आप में एक कमी बता देता है। और लेकिन एक बात और साथ में जोड़ना चाहूंगी, देखिए हमारे जो सैनिक हैं भारत के, उनके बराबर जज्बा पूरे विश्व में किसी का नहीं है। अक्सर पाकिस्तान ये कहता है कि जो भारत की सेना के जैसे सैनिक हमारी फौज में आ जाएं तो हम तो विश्व जीत लें। तो जो जज्बा हमारे सैनिकों में है और जो हमारे पायलट्स की स्किल है, उससे उसके लिए हम वर्ल्ड में जाने जाते हैं, क्योंकि ना केवल वो स्किल है, उसके साथ जज्बात हैं, कुछ मैकेनिकल नहीं है, यहाँ सब कुछ भावना से होता है। तो सेना में काम करने वाला हर व्यक्ति अपने देश से भावना से जुड़ा हुआ होता है। सो उस भावना का हमें भी ध्यान रखना चाहिए और हमें सेना को सारी सुविधाएं देना चाहिए, सेना को जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो देना चाहिए, क्योंकि वो यदि अपनी जान पर खेलकर हमारे लिए लड़ने को तैयार हैं, हम कम से कम व्यवस्थाएं तो पूरी उनको दे ही सकते हैं। एक बात जोड़ूंगी, महिला अधिकारी जो 1992 से आने लगी थी और ये कहा गया था कि कम से कम 10% महिला अधिकारियों के काडर की होंगी, तो उस पे मुझे कहीं पर कम होती संख्या दिखती है। तो चूंकि महिलाएं बहुत सिंसियर होती हैं और उन्होंने फौज में भी ये कर दिखाया है, मैं समझती हूँ सरकार को कम से कम 25% महिला अधिकारियों के काडर के समक्ष लेना चाहिए और ये एक बहुत जायज मांग है। तो हम सब महिलाएं आज मदर्स डे के दिन ये भी मांग करते हैं कि सेना में हमारा प्रतिशत बढ़ाया जाए और हमें ऑफिसर्स कैडर्स भी आप कह रही हैं कि 25% कम से कम 25% हो, और जो हमारे जवानों का वहां पे भी महिलाओं को जो लेना शुरू हुआ है, उनको भी अधिकारियों के स्तर पे जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जाने का अधिकार हो। तो महिलाओं को आप चाहते हैं कि वो आपके समाज का हिस्सा बने, आपके देश को आगे बढ़ाने का हिस्सा बने, और आप ये जो कहते हैं मेरा भारत महान, इसको सच में महान बनाने का हिस्सा बने, तो ये मौके तो देने ही होंगे। और आज हम आपसे ये जो भी सरकार रहे, जब भी रहे, उनसे निवेदन करेंगे, निवेदन नहीं कहूंगी, हक है हमारा। हम जब परिवार बनाते हैं तो पूरी हिम्मत और मेहनत से 100% उसमें लग के बनाते हैं, तो जब हम देश बनाएंगे तब भी पूरी हिम्मत और लगन से ही बनाएंगे। और ये महिलाएं जहाँ कहीं भी उन्होंने साबित किया है, ये जो भी पॉडकास्ट सुने, हम दो माओं के तरफ से निवेदन है कि बेटियों को और माओं को समाज बनाने, देश की महिला राष्ट्रपति से भी ये हमारा अनुरोध है, देश की महिला राष्ट्रपति से भी हमारा अनुरोध है कि वो इस दिशा में काम करें और जहां भी वो कह सकें ये कहें कि महिलाओं को बराबरी का मौका काम करने का देके दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम साबित करके बताएंगे कि हम बराबरी से काम भी कर सकते हैं। अनुमा जी, बहुत ही शानदार बातचीत रही आपसे। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा पहलू मदर्स डे के दिन हमारी बहनों को या इस समाज को जानने की ज़रूरत है, एक तो हमने बता दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, आपका साथ चाहिए और पुरुषों का साथ ज़रूर चाहिए, क्योंकि चाहे हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो साथियों, सच तो ये है कि दुनिया में सिर्फ 2 जातियां हैं, एक महिला और एक पुरुष। दोनों हमेशा से एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, समाज बनेगा, देश बनेगा, राष्ट्र बनेगा। जब भी एक कम्पीट करेंगे तो परिवार टूटेगा, और परिवार टूटेगा तो समाज टूटेगा। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री हो, इसके लिए बराबरी के मौके तो देने पड़ेंगे। वही हम आपसे मांग करते हैं आज मदर्स डे के दिन कि माँ को बराबरी से मौका दीजिए, न सिर्फ परिवार का हिस्सा बनने का, समाज का हिस्सा बनने का। और सभी माँओं से निवेदन करना चाहूँगी, आपका हक है अपने को खुश रखना, उसके लिए आप सोशल ग्रुप का हिस्सा बनिए, आप किटीज़ का हिस्सा बनिए, आप कहीं भी जाइए, लेकिन किताबों का हिस्सा बनिए। किताबों को पढ़िए, इंसानों की तरह इंसानों को पढ़िए किताबों की तरह, और इस देश का, इस समाज का हिस्सा बनिए। समाज में आपका क्या योगदान आपने किया है, उसका हिस्सा बनिए। खुद से ये सवाल पूछिए कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगी, क्या ये जवाब मैं खुद को दे पाऊंगी कि इस समाज को बनाने में मेरा क्या योगदान है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के पॉडकास्ट की। आप सभी माँओं को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश को, इस समाज को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि माँ है
तो सब कुछ है। अपनी माँ का ध्यान रखिए। और हाँ, एक वो माँ जो आपको जन्म देती है, दूसरी वो जहाँ आप जन्म लेते हैं, आपकी धरती, आपकी मातृभूमि। ये समय है अपनी दूसरी माँ का भी उतना ही ध्यान रखने का जितना आप अपनी पहली माँ का ध्यान रखते हैं। दोनों माएँ आपकी जिम्मेदारी, ध्यान रखिएगा। हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि आपको लगता है कि हमारी बातचीत ने आपको कहीं पहुंचाया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि जब आप इतना ध्यान देते हैं तो बाकी लोगों तक हम पहुंच पाते हैं और आपके लिए ऐसे ही खूबसूरत गेस्ट और खूबसूरत बातचीत लेकर आते हैं। यदि हमारी किसी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं तो भी लिखिए, यदि आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो भी लिखिए। हो सकता है हम कुछ गलती कर रहे हो तो सुधर जाएंगे, और यदि आप कुछ गलती कर रहे हैं हमारी बात से सुधर जाएं तो आपका स्वागत है। हम दोनों मिलके, आप और हम, एक नए समाज की कल्पना करेंगे, क्योंकि टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। ऐसी ही किसी शानदार बातचीत में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुमा जी। आपको भी बहुत धन्यवाद। जय बहुत अच्छा भारत। लगा। जय भारत।